जिंदगी के रंग हजार और तेरा प्यार दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। दोनों इस तरह मिले कि बात बन गई, हर खुशी सिमट के तेरा साथ बन गई। सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है जीवन जीने की कला का सतरंगी रंग। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं और एक नए बेहद इंस्पिरेशनल एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज स्टूडियो में है हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो उम्र के किसी पड़ाव पर नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर जीवन को जीने की कला का उत्सव मनाते हैं। 79 वर्ष की उम्र में भी रोमांसिंग विद लाइफ का जो जज्बा रवि कामरा जी में है, वह हम सब के लिए एक सीख है। योग के सक्रिय प्रचारक, समाज सेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व, आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान और मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम के सक्रिय सदस्य, और सबसे खास दिलों में अमर प्रेम जगाने वाले एवरग्रीन देवानंद सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष। दोस्तों, अभी हाल में 3 दिसंबर को देवानंद साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर इनके नेतृत्व में एवरग्रीन देव सोसाइटी ने एक बेहद भावुक और यादगार संध्या का आयोजन किया। एक ऐसी शाम जो नॉस्टैल्जिया से भरी हुई थी, जहां देवानंद के मध्यम मुस्कुराते जादू को फिर से महसूस किया गया। उनकी फिल्मों के मधुर गीतों ने महफिल सजाई और उनके जीवन के रोचक किस्सों ने सभी प्रशंसकों के दिलों को छू लिया। यह कार्यक्रम सचमुच देव साहब को समर्पित एक संगीतमय श्रद्धांजलि थी और रवि कामरा जी इसके पीछे की आत्मा। रवि जी ने न सिर्फ अपने माता पिता की आंखें, बल्कि अपने बड़े भाई का शरीर दान कर समाज को एक अनोखा मानवीय संदेश दिया है। साथ ही थिएटर, संगीत, फिलैटली और कविता, इन सब के रंगों से जीवन को सजाने वाले एक सौंदर्य प्रेमी व्यक्तित्व हैं हमारे रवि भाई। आज हम उनसे जानेंगे उनकी जीवन यात्रा, अंगदान का उनका संकल्प, योग से मिली ऊर्जा और देवानंद के प्रति उनकी वह अटूट मोहब्बत जिसने उन्हें एवरग्रीन देवानंद सोसाइटी की स्थापना के लिए प्रेरित किया। तो आइए बड़े सम्मान और प्रेम के साथ स्वागत करें श्री रवि कामरा जी का। रवि कामरा जी, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका खुशरेश साहब। आप जब अमीन सयानी की आवाज में बोलते हैं तो अंदर वही जज्बा उस जमाने का आ जाता है, और आपने इतनी तारीफ कर दी है कि अब मेरे को लगता है कि मेरे को भी उसके बराबर उतरना पड़ेगा। तो जी, शुरू करते हैं। मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चलिए रवि भाई, शुरुआत करते हैं। आप योग से और समाज सेवा से बहुत गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। अब हमें ये बताइए कि क्या जीवन के किसी विशेष मोड़ ने आपको योग और सामाजिक सेवा की दिशा में आगे बढ़ाया? कभी क्या ऐसा कोई ट्रिगर था या कोई ऐसी घटना हुई या कुछ ऐसा हुआ? तो अगर है तो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज। जी कुलशेख साहब, ऐसा हुआ कि जब मेरे को याद आता है वो समय 71 के करीब का, जब मैं कॉलेज से नया नया निकला था, तो मेरी जो इच्छा थी वो आईएएस बनने की थी, लेकिन किसी कारणों से मैं उसमें अपीयर नहीं हो पाया। और वो जो ललक थी वो लगी रही, लेकिन वो उसको मैंने डिसअपॉइंटमेंट में या डिप्रेशन में नहीं लिया,
मैंने उसको लाइफ को बिल्कुल चेंज करके समाज सेवा के प्रति यानी कुछ करने का जो इरादा था, मैं ऐसा महसूस करता था। उस समय मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी एक कविता की किताब में कि कुछ कर गुजरने को मौसम नहीं मन चाहिए। तो मन मेरा था, तो इसी वजह से समाज सेवा में आने का एक इत्तेफाक बना। उन दिनों हमारे शहर में नया-नया लायंस क्लब बना था। जी। तो लायंस क्लब ने तब पोलियो का ज़माना था। ओके। पोलियो का बहुत तांडव रहता था हर तरफ और नई-नई पोलियो ड्रॉप्स आई थी और उनको पिलाना जाके गाँव-गाँव में एक बड़ी चैलेंज थी। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए समाज सेवा की तरफ आ गए और तब से बस समाज सेवा का एक जिसको कहते हैं एक पैशन बना हुआ है। तो कुछ कर गुजरने का जो जज्बा था वो आपके कई कामों में झलकता है और जिस तरह से आप समाज सेवा के कई चीज़ों से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत खूबसूरत। चलिए आगे बातचीत करते हैं। आज 79 की उम्र में भी आप रोमांसिंग विद लाइफ कर रहे हैं। ये ऊर्जा, ये सकारात्मकता, ये पॉजिटिविटी आप लाते कहाँ से हैं रवि भाई? ये तो बताइए। ऐसा हुआ कि 47 की एज में जब मैं आई वाज इन 47th ईयर और ये 1994 की बात है जी। तो मेरे को सडन हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने के बाद तब सेटल होने का समय होता है और बच्चों को भी सेटल करना था। तो इस तरह से मतलब जैसे एकदम से सारी जीवन डगमगा सा गया। लेकिन मैंने सोचा कि डगमगाने से तो कुछ नहीं होगा और अपने आप को हिम्मत बांधते हुए बच्चों को साथ लेते हुए हमने जिंदगी का जो सफर था उसको जैसे वो जगजीत सिंह साहब की गजल है ना कि फिर से शुरू करते हैं ये जिंदगी, तो जिंदगी दोबारा से शुरू की और ऐसा वो हार्ट अटैक की वजह से हमें मेरे को बाईपास सर्जरी भी करवानी पड़ी। तो बाईपास सर्जरी करवाने के बाद भी कुछ ऐसा फील होता रहता था भी कोई कमी है अभी। तो डॉक्टर्स को फिर चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने कहा भी शायद सर्जरी ठीक नहीं हुई, स्टंट डालने पड़ेंगे। ओके। तो तभी उन दिनों पे मैं स्वामी रामदेव के प्रति थोड़ा सा आकर्षित हुआ था। मेरी वाइफ स्वामी जी को देखती थी तो उन्होंने कहा भी आप भी इसको देखिए। तो बस फिर ये डिसाइड किया कि अब ना तो स्टंट डलवाने हैं ना कोई दवाई लेनी है, अब योग के सहारे जीवन को निखारना है और बचाना है अपने आप को। तो योग की तरफ चला गया। 2006 की बात है और सब स्वामी जी ने दीक्षा दी हरिद्वार बुला के। तो तब से मैं स्वामी जी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ और तब से मेरी योग की वजह से अपनी जिंदगी को तो संवारा ही है, लेकिन धीरे धीरे एक योग कक्षा शुरू की मैंने वैशाली नगर जयपुर में। उस कक्षा में लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया और आज परमात्मा की दया से, स्वामी जी महाराज की दया से उसमें कोई 150 लोग हम इकट्ठे बैठ के योग करते हैं और ये कक्षा तब से आज तक अनवरत चल रही है। इसमें कोई होली दिवाली की छुट्टी भी नहीं करते हम। सुबह 6 से 7:30 सभी को योग करवाता हूँ और करता हूँ और ये सेवा लगातार चल रही है। ये तो रवि भाई आपने बहुत सारी बातें बता दी और किस तरह से आपने अपनी लाइफ को एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया और योग के प्रति अब भी आपका रूटीन कितना अच्छा है और आप जहाँ रहते हैं उसके पास पास योग शिविर टाइप सुबह की सुबह लगाते हैं। बहुत बढ़िया बात है ये तो। और इस योग के रूटीन में और कोई खास बात, कोई आपकी टीम है वो किस तरह से इसको चलाती है? अगर आप नहीं होते हैं तो क्या सिस्टम रहता है? कुछ बहुत ब्रीफ में कुछ बताएंगे क्या है? जी बिल्कुल, ऑर्गेनाइज सिस्टम है हमारा।
जी। साथ मेरे 2-3 और योग शिक्षक हैं। एक बहन है और एक भाई भी हैं। तो वो चलाते रहते हैं। कक्षा में हम नॉर्मली कक्षा में मैं एड्रेस करता हूँ, वो कोई और चीज़ करवा देते हैं और जिस दिन मैं नहीं होता तो वो करवा लेते हैं। तो ये एक आपस में सामंजस्य से चलती रहती है चीज़ें। कभी ऐसा भी होता है कि बाहर भी जाना पड़ता है या उनको बाहर जाना पड़ता है, लेकिन हमारी कक्षा कभी भी 6 बजे मीन्स 6 बजे वाह, और तब से चल रही है। ये तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो आपकी इस ऊर्जा के नाम पे और योग के इस रूटीन के नाम पे हम रुक के यहाँ एक गाने का आनंद लेते हैं। कोई अच्छा सा गाना सुनते हैं रवि भाई। क्या बात है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो। मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो। हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों बुला माना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। हाँ अब रवि भाई, अब आप ये बताइए कि आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान और मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटीजन फोरम, इससे आपका जुड़ाव कैसे हुआ इन दोनों संस्थाओं से?
इससे भी आप बहुत गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे आपको जिक्र किया था लायंस क्लब का, तो तब लायंस क्लब में हमने एक बार आई कैंप लगाया था। तो जयपुर से एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने नेत्रदान की बात की। तब हम नेत्रदान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जब उन्होंने नेत्रदान की बात की तो वो चीज एक मन में बस गई कि वो ये बात है 87 की, लेकिन अच्छा। वो बसी रही मन में। और जब मैं जयपुर में 2003 की बात है, मैं तलाश कर रहा था कि मेरे को नेत्रदान कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उस फील्ड में कैसे जा सकते हैं। तो एमआई रोड पे एक पेट्रोल पंप पे बहुत बड़ा ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ था, ऐश्वर्या राय की फोटो लगी हुई थी। तो मैंने उसके नीचे कोई नंबर दिया हुआ था, वो नोट किया और उनको बात करने के बाद मैं उनसे संपर्क किया मैंने, तो पता चला कि नेत्रदान के बारे में तो काम बड़ा अच्छा हो रहा है जयपुर में। और उन्हीं महिला से, भावना जगवानी जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने नेत्रदान का मुहिम शुरू की थी यहाँ राजस्थान में। तो उनके थ्रू मैं आई बैंक का सदस्य बना और तब से लगातार आंखों के नेत्रदान करने की एक, जैसे करवाने की एक पैशन है, उसी पैशन के अंतर्गत हम काफी एक्टिविटीज करते थे। और एक बार क्या हुआ कि हमने स्टैचू सर्कल पे हस्ताक्षर अभियान चलाया। तो हस्ताक्षर अभियान में मेरे फादर इन लॉ वो भी आए और उन्होंने हस्ताक्षर किए। तो उनके मन में वो रह गई होगी हस्ताक्षर की बात याद, और उन्होंने घर आके मेरे को कहा कि ये आज जो हस्ताक्षर आपने करवाए हैं ना, तो जब हम जाएं, मैं और आपके मदर इन लॉ, तो हमारी आंखें जरूर दान कर दीजिएगा। मैं कह, आप बाबूजी कैसी बातें करते हो, आप की उम्र 100 साल की हो। लेकिन ऐसा ही हुआ जब उनकी डेथ हुई मेरी मदर इन लॉ की, तो उन्होंने, बाबूजी ने ये कहा कि इनकी आंखें दान करनी है। तो हमने आई बैंक को बुलवाया और उनके नेत्रदान किए। 4-5 साल के बाद बाबूजी भी जा रहे थे, तो उनके जाने के बाद उनकी इच्छा तो थी, वो मैंने नेत्रदान उनके भी करवाए। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कुलशेर साहब कि ये एक संदेश देना चाहता हूं मैं कि जब घर में ये चर्चा हुई हो कि नेत्रदान करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे समय में जब उपयुक्त समय आता है, तब फिर देरी नहीं लगती, तब कोई संशय नहीं पैदा होता परिवार में। उन्होंने कहा था तो बस उनकी इच्छा का हमने सम्मान रखा और नेत्रदान हो गया। अगर उन्होंने ना बात की होती तो उस समय ये संशय रहता कि ये नेत्रदान करें ना करें, कहें उनको। तो मैं सबको यही कहता हूं कि नेत्रदान करने का, संकल्प लेने का ये सबसे आसान तरीका है कि अपने घर में कह दो कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। तो और ये बहुत जरूरी है कि हम पहले अपने घर वालों के साथ ये बात शेयर कर दें। तो आपने अपने माता पिता की आंखें और अपने बड़े भाई का शरीर दान करने का भी निर्णय लिया है। ये बहुत भावुक और प्रेरणादायक कदम रहा होगा। उस समय आपके मन में क्या विचार और क्या भाव थे, कुछ बताएंगे हमें उसके बारे में? मेरे बड़े ब्रदर मेरे पिता समान थे, क्योंकि मेरे को एज में काफी डिफरेंस था, लेकिन मुझसे प्यार बहुत करते थे। तो उनके मन में ये भावना रहती थी। हमारा सारा परिवार थोड़ा सा ऐसा संस्कारी परिवार है, माता पिता की कुछ ऐसी संस्कार रहे कि कुछ कर गुजरने की इच्छा सबके मन में रहती थी। तो उनके मन में भी ये थी कि रवि जब मैं जाऊं तो मेरे शरीर को दान कर देना। तब तो देखिए क्या है, उनकी बात सुनना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि प्रेम, भाई का प्रेम एक अलग चीज होती है और ये बात उनके मुंह से सुनना अच्छा नहीं
महसूस होता था। जी जी। लेकिन जैसे ही उनका देहांत हुआ तो फिर भाभी ने उस दिन ये कहा कि इनकी इच्छा थी तो अपने को देह दान करना चाहिए। तो हमने देहदान के लिए देहदान वाली समिति को इन्फॉर्म किया। उन्होंने यहाँ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में उनकी देह को दान करवाया। तब तो हम इसमें इतने उलझे हुए थे और वो काम करने में बिजी थे कि कुछ सोचने समझने का समय नहीं था। लेकिन जब हम देह दान के लिए देह को लेके गए मेडिकल कॉलेज में, तो हम समझते थे कि वो हम जाएंगे, वो ले लेंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा उन्होंने नजारा पेश किया मेडिकल कॉलेज वालों ने कि उन्होंने अपनी लॉबी में ट्रॉली पे उनकी देह थी, उसको सेंटर में रखा और करीब 90 के करीब स्टूडेंट्स आए व्हाइट कोट में। उन्होंने सारी बॉडी को घेरा डाल लिया, एक सर्कल बना लिया और अपने हाथ, जैसे अपनी कोई ओथ लेते हैं तो अपने हाथ खड़े करके उन्होंने ओथ ली कि आप हमारे पहले टीचर हो, ये देह नहीं है, हमारे पहले टीचर हो आप, और हम आपके सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे और आपको हम नमन करते हैं। तो वो जो क्षण था कुछ सब ऐसा भावुक क्षण था कि लगा कि इससे ज्यादा किसी के जाने पे कैसी क्या इज्जत मिल सकती है, जो उस समय उस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने दी। और हमें बड़ा वो जो दुख था ना उनके जाने का, वो जैसे कोई ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना चीज, सब्लिमेट हो जाती है, तो वो सब्लिमेट होगी, एक अच्छी फीलिंग आने लगी। मैंने ये देखा है कुलशेर साहब के नेत्रदान के बारे में या अंगदान के बारे में जब हम कभी किसी को कहते हैं तो एक बार तो मनाना मुश्किल होता है जी, लेकिन जब ये कार्य हो जाता है तो उस परिवार को इतना प्राइड फील होता है कि पता नहीं उनके हाथों से कितना बड़ा काम हो गया, किसी दो जनों को रोशनी मिल गई, किसी को जिंदगी मिल गई। तो ये वाली जो फीलिंग है वो ये मानवीय मूल्यों की एक प्रकाष्ठा हो जाती है और उनका दुख मतलब एक कम हो जाता है। ऐसे ही हमारा भी हो गया। नहीं रवि भाई, आपने तो इतने मर्मस्पर्शी शब्दों में उस पूरे एक तरह से शब्द चित्र खींच दिया मेरे आगे कि उस वक्त कैसा होगा, आपके परिवार की कैसी भावनाएं होंगी। इनफैक्ट परिवार में कई लोग, सब लोग उस बात को सहमत भी नहीं होते, लेकिन जो लीड लेता है वो किस तरह से उनको सबको एक तरह से कन्विंस करता है और सबको साथ ले लेता है। पूरे परिवार को भी तो साथ लेना पड़ा होगा आपको उस समय। जी जी, तो बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है ये, और मेरे ख्याल में से तो बहुत ही भावुक भी क्षण होते हैं, कुछ प्रेरणा भी होती है, कुछ अंदर से साहस भी पैदा हो जाता है, कुछ आत्मबल भी पैदा हो जाता है उस समय। बहुत 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 मतलब अच्छा लगा। सही बात की आपने कि साहस पैदा हो जाता है, साहस पैदा हो जाता है अंदर से। मैं इस पे दो लाइन कहना चाहूंगा। जी जी, स्वागत है। कि हालात ऐसे ना हो कि हौसला बदले, हौसला ऐसा हो कि हालात बदलें। वाह वाह, हौसला ऐसा हो, क्या बात, वाह जी। वो ये वाली फीलिंग तब आती है जब परिवार का भी साथ होता है और जाने वाला अगर ये कह के गया है तो फिर एक मॉरल स्ट्रेंथ भी रहती है कि हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना है। बहुत बढ़िया। तो परिवार की इस एकजुटता के साथ हम एक गाने का आनंद लेते हैं रवि भाई, क्योंकि परिवार की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आज के जमाने में। जी जी जी, एक गाने का आनंद लेते हैं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है।
बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। तो रवि भाई, अब आते हैं आपके सबसे दिल के करीब विषय, देवानंद एवरग्रीन सोसाइटी के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये सोसाइटी बनाने का ये विचार आपके मन में कब और कैसे जन्मा, कुछ इसके बारे में बताइए। ऐसा है जी कि जब जवां उम्र थी तो नेचुरली फिल्मों का, गानों का शौक रहता है। मतलब बिना का गीतमाला चला करती थी और देव साहब की फिल्म आई तब थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड तो रहता था मैं देव साहब के प्रति, लेकिन उनकी फिल्म आई गाइड। जी जी। और गाइड देखने के लिए हमारा छोटा शहर था, मेरे को जयपुर आने से पहले, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ओके। छोटा शहर था जहाँ नई पिक्चर नहीं आती थी, तो वो किसी बड़े शहर में जाके देखने पड़ी। लेकिन वहां जाके देखने के बाद ऐसा लगा कि वापस आया तो जो हम गए थे वो वापस नहीं आए। एक मतलब उस पिक्चर ने बदल दिया सारा ही मन, और उस पिक्चर को मैं जीने लगा। और उस पिक्चर ने, हालांकि तब मेरी एज हार्डली 20 इयर्स भी नहीं थी, तो उसने इतना प्रभावित किया। हालांकि उस एज में ये समझने वाली शायद पिक्चर भी नहीं थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के बारे में उस जमाने में देव साहब ने बात की। लेकिन उस बात के पीछे ना जाके देव साहब का जो एक आम गाइड से एक ऐसे लेवल तक पहुंचना, सेंटहुड तक पहुंचना, उस चीज ने कहीं मन में घर कर लिया। और तब से देव साहब का फैन ऐसा हो गया कि उनकी तरह से बोलना, उनके गाइड की डायलॉग्स तब के मेरे को आज भी सारे याद हैं। और गाइड में जो सिचुएशंस मैंने देखी, उन्होंने उस मेरी जिंदगी की हर सिचुएशन में मेरी मदद की है। मैंने गाइड एक फिलॉसफी बन गई मेरी लाइफ के लिए, और इसी तरह से देव साहब बन गए। देव साहब एक ऐसा मैं मानता हूं जी कि देव साहब सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, एक एक्टर नहीं थे, कोई बॉलीवुड पर्सनैलिटी ही नहीं थे। देव साहब के अंदर जो एक इंसान था, जो जितना जुझारू था, जितना वो जिंदगी को प्यार करने वाला था, क्योंकि देव साहब का एक फॉर्मूला था। बाद में उन्होंने 2011 में तो जाके 2008 में तो किताब भी लिखी, रोमांसिंग विद लाइफ। लेकिन रोमांसिंग विद लाइफ उनकी शुरू से थी और वही मेरे को अट्रैक्ट करती रही। और यहाँ जयपुर में मैंने सोचा कि अब 20 साल की उम्र में जिसके दीवाने थे, अब उम्र हो गई है 60 साल की, तो उनको अब जीने का मौका है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको निभा लिया है, तब उनको जीने का मौका है। तो मैंने बच्चों से बात की कि बेटा, मैं देव साहब के लिए एक जवाहर कला केंद्र में एक कार्यक्रम करना चाहता हूँ। तो ऐसा सोचा गया कि शायद गानों का प्रोग्राम करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे।
लेकिन कुलशेखर साहब मैंने उस कार्यक्रम को करने के लिए अपने आप को इतना झोंका, 2014 की बात है, और मैंने इतनी स्टडी की, हर जगह पे मैं गया, इतना छाना जयपुर को, इतना मटेरियल इकट्ठा किया कि उसको जब हमने 2 घंटे के प्रोग्राम में बांधना चाहा तो सारे जयपुर ने साथ दिया और जैम पैक्ड हॉल रहा। और जिन्होंने शिरकत की थी वो भी बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की उसमें स्टेज पर। तो एक माहौल बना के कोई एक अलग सा प्रोग्राम हुआ। बस उस प्रोग्राम के बाद में फिर वही बात मजरू सुल्तानपुरी साहब की कि कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, तो इसने एक सोसाइटी का रूप ले लिया जिसका नाम हमने रखा दी एवरग्रीन देवानंद सोसाइटी। भाई रवि भाई, पूरा ये जो सफर रहा आपका और जिस तरह से देवानंद से आप प्रभावित हुए और उनका देवानंद तो पूरा एक लाइफस्टाइल थे, पूरी वो थी, और फिर आप ये सोसाइटी, बहुत लोग होंगे दुनिया में ऐसे जो देवानंद से प्रभावित हैं, बहुत उनको प्यार करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से मूर्त रूप देना एक सोसाइटी के रूप में और लगातार उसको सस्टेन करना ओवर द इयर्स, ये भी बहुत बड़ी बात है। किसी भी चीज की शुरुआत करना इजी होता है, लेकिन उसको ओवर द इयर्स लगातार बनाए रखना, उसको सस्टेन करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो हल्का सा ख्याल आ रहा है कि 2014 का आपका जो प्रोग्राम था उसमें शायद मैं भी आया था जवाहर कला केंद्र में, तब हमारा आपसे परिचय नहीं था, लेकिन डॉक्टर जेसी मक्कड़ ने शायद उसमें गाना गाया था, उसमें गाना गाया था तो फिर वही प्रोग्राम था। तो डॉक्टर मक्कड़ मेरे कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब मेरे को जिंदगी मिलेगी और ज्यादा अच्छी, आप गाना गाओगे तो आज तक जुड़े हुए हैं और आज तक मोहब्बत के साथ उन्होंने साथ दिया है हमेशा। बिल्कुल सही बात है। तो और वो जो आप बात कर रहे थे ना अभी कि हाँ, किसी चीज को लगातार बनाए रखना बहुत, हाँ बनाए रखना। तो किसी कवि ने कहा है जी, प्यार करना इतनी बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन प्यार करते रहना बहुत बड़ी बात है। वाह 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 ये तो उम्र के इस दौर में हम जो अपने जीवन साथी हैं उनके साथ सस्टेन करते रहे, वो बड़ी बात है। बिल्कुल मोहब्बत तो जवानी में कई बार हो जाती है जी 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 लेकिन बाद में उसको जिससे प्यार है उसके साथ लगातार निभाना और उसको लगातार प्यार करते रहना बहुत बड़ी बात है। जी 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 बिल्कुल। मजा आ गया बात सुन के आपकी। अच्छा, तो रवि भाई ये बताए, इतने हीरो हुए हैं, इतने बड़े बड़े स्टार्स हुए हैं, आपको क्या लगता है देवानंद की ये जो पॉपुलैरिटी है ये आज भी क्यों कायम है? आज भी हर जगह उनके फैंस हैं। क्या ये जो फैसिनेशन है देवानंद के प्रति ये खत्म क्यों नहीं होता? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? व्हाई इट इज अलाइव ऑलवेज टाइम? बहुत आपने शानदार बात की है। आपको पुरानी बात रोमांसिंग विद लाइफ में देव साहब ने खुद ही लिखी है कि एक दिन अपनी माँ की दवाई लेने के लिए वो अमृतसर आए थे गुरदासपुर से जी। तो गर्मी बहुत थी, तो उन्होंने एक शरबत वाले सरदार जी को कहा कि शरबत पिलाओ। तो उन्होंने शरबत का गिलास जैसे ही देव साहब को दिया तो उसके हाथ ठिठक गए। उसने कहा भाई, उसने पंजाबी में कहा कि बेटा तेरे ता मत्थे ते सूरज है, तू बहुत बड़ा बंदा बनेगा। तो देव साहब कहते हैं मैंने बड़े लाइटली ली बात, भी अपना शरबत बेचने के लिए कह रहा है, लेकिन वो बात फिर ऐसी प्रूव हुई कि वो सचमुच में माथे पे सूरज था। वो बड़े आदमी तो बने ही, लेकिन इतने बड़े बने कि उन्होंने मोहब्बत दुनिया को भी की और इतनी मोहब्बत आज तक अर्जित कर रखी है कि 2011 में जाने के बाद भी आपने अभी 3 दिसंबर 2025 की बात की है और आपने दीवानापन देखा होगा अभी किस तरह से मोहब्बत करते हैं लोग। ये बहुत उनकी खासियत है। और छोटी छोटी चीजें याद आती हैं। देखिए, जब देव साहब बॉम्बे गए थे तब उनको पोस्टल स्टैंप्स
वहां गुरदासपुर में इकट्ठी करने का शौक था। जी। तो वो कहते हैं कि मेरी जेब में सिर्फ 35 रुपए थे और पोस्टल स्टैंप्स की एल्बम थी। तो वहां पर एक दिन बिल्कुल भूख ने बिल्कुल जब दम तोड़ने की बात कर ली भूख की वजह से, तो उनको वो एल्बम बेचनी पड़ी फोर्ट रेलवे स्टेशन पर। और उनको मात्र 30 रुपए मिले उस एल्बम के लिए। तो उनका दिल टूट गया कि मेरे को अपनी सारी जिंदगी का जो मैंने शौक से पाली थी, इनको इकट्ठा किया था, वो मेरे को बेचनी पड़ी। जिस शख्स को भूख की वजह से अपने आप वो मतलब जैसे दिल के करीब चीज थी वो बेचनी पड़ी, उसी शख्स के लिए वो समय आया जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देवानंद पे एक स्टैंप रिलीज की। और हमने यहाँ पर 2019 में और फिर 2023 जो उनकी शताब्दी थी, हमने डाक विभाग के साथ एक उन पे ऊपर फर्स्ट डे कवर रिलीज करवाया, जो आज भी लोगों को एक बड़ी कलेक्शन की चीज है। तो देखिए कहां से कहां जिंदगी ले जाती है। ये माथे पे सूरज था, तो उस वजह से जिसको स्टैंप्स अपनी बेचनी पड़ी और उसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल उनके लिए एक फर्स्ट डे कवर निकाल रहा है, वो बहुत एक खूबसूरत एहसास था जी। देखिए ऑनर कहां से कहां, मतलब क्या हालात थे और कहां से कहां बने। और उसी कार्यक्रम में शायद आपकी हेमा मालिनी जी भी तो बुलाई थी आपने, हेमा मालिनी जी भी आई थी उसी कार्यक्रम में मेरे ख्याल में जी। पहले तो 2019 में जब हमने कार्यक्रम किया था, हमने जीनत अमान को बुलाया था। ओके। तो जीनत अमान जी आए थे जवाहर कला केंद्र में। अच्छा। और उन्होंने एक विशेष चीज कही थी, कहती मैंने देव साहब के साथ हालांकि पहली बार जब कार्य किया तो उनकी बहन बनने का रोल मिला, तो मैं करने को राजी नहीं थी। देव साहब की बहन कौन बने, देव साहब के साथ तो रोमांस करने की इच्छा होती थी हर एक की। लेकिन मैंने किया तो उन्होंने मेरा ऐसे साथ दिया, हाथ पकड़ा मेरा, कि मेरे को कहीं पहुंचा दिया। और वो कहने लगी कि मैंने जितने साल भी उनके साथ काम किया, मैंने कभी भी उस शख्स को गुस्सा होते नहीं देखा। उसी कार्यक्रम में हमारे जो पद्मश्री अर्जुन प्रजापति जी थे, उन्होंने स्टेज पे जीनत अमान के सामने और अपने मिनिस्टर कल्ला साहब के सामने उनका क्ले का मॉडल बनाया, उनकी मूर्ति बनाई। अच्छा। जो अपने आप में बहुत, आज भी हम उसको सहेज के रखते हैं। और वो एक बड़ी एक अलग से एक श्रद्धांजलि थी देव साहब को। और फिर 2023 में जब उनकी जन्म शताब्दी थी, तो हमने हेमा जी को रिक्वेस्ट की थी। तो हेमा जी आए और हमने दुनिया के आइकॉनिक सिनेमा घर राज मंदिर में किया था। हमने इसका अरेंजमेंट किया। राज मंदिर वालों को हमने मनाया कि देव साहब की शताब्दी है तो एक बड़े लेवल पे होनी चाहिए। तो उसमें हेमा जी भी आए और बहुत एक अच्छा फंक्शन रहा। दुनिया ऐसी उमड़ी हेमा जी को सुनने के लिए। और हेमा जी ने भी खूब मन से लोगों की आंखों में आंखें मिला के राधे राधे करके उन्होंने जब शुरू किया, तो उन्होंने जयपुर वालों को जैसे जोड़ लिया अपने साथ। और बड़ी अंतरंग बातें की उन्होंने देव साहब की फिल्मों के बारे में और अपनी पर्सनल इक्वेशन के बारे में। और कहा भी, मेरे जब बॉम्बे से चली थी, देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं जब बॉम्बे से चली आज आपके फंक्शन में आने के लिए, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं देव साहब को मिलने जा रही हूँ। वाह, क्या बात है। तो बहुत सुंदर बातें हुई मंच पे, लोगों ने बड़ा आनंद लिया जी। चलिए, तो हेमा जी और जॉनी मेरा नाम की हीरोइन के नाम पे यहाँ हम रुक जाते हैं और एक गाने का आनंद ले लेते हैं रवि भाई। जी, लेना भी चाहिए। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले,
झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा, खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ही सही, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ये न कहीं, जरा हाँ कह दे मेरी जान कह दे, मेरी जान कह दे जरा हाँ कह दे, जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, कभी तू भी हो कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अब रवि भाई मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछता, एक प्रश्न जरूर मेरे मन में आ रहा है कि देवानंद की फिल्मों के संगीत पर आपकी क्या राय है, और उनका संगीत आज भी इतना एवरग्रीन क्यों है? जैसे देवानंद एवरग्रीन है वैसे उनकी फिल्मों का संगीत है, चाहे काला बाजार हो, चाहे काला पानी हो, चाहे कोई भी पिक्चर हो, तब से लेकर अब तक हाइट्स और क्या क्या। 3 दिसंबर वाले प्रोग्राम में मैंने इसी टॉपिक पे बात की थी जी, कि देव साहब की इतनी पकड़ थी म्यूजिक पे कि उनकी तसल्ली नहीं होती थी जब तक उनका मन राजी नहीं होता था जी। जब ये गाना फिल्माया गया गाइड का दिन ढल जाए वाला, तो मोहम्मद रफी साहब ने बहुत शानदार इसको तरीके से गाया था जी। लेकिन क्या हुआ कि देव साहब को तसल्ली नहीं हुई, तो देव साहब ने मना कर दिया कि ये तो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रफी साहब के लेवल के आदमी को दोबारा से कहना पड़ा कि आप आइए और इसको दोबारा से, देव साहब यहाँ इस लफ्ज को चेंज करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने आके गाया, बड़े हम्बल थे रफी साहब भी, कौन से कोई कम हस्ती थे। और आज उनकी वो है, आज उनकी बर्थडे भी है सर, रफी साहब की बर्थडे भी है आज। क्या बात है, क्या आज 24 दिसंबर है, आप अपन रफी साहब को याद कर रहे हैं। क्या संजोग है जी, देखिए। और मैं उन्हीं की खासियत की बात कर रहे हैं कि जब देव साहब ने उनको दोबारा से वो अपनी फीस देने के लिए वो रखा, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। कहने लगे जिस गाने की मैं एक बार फीस ले चुका हूं तो उसकी दोबारा से कैसे ले सकता हूं। जी। तो देव साहब ने कहा जब आपने सारी मेहनत दोबारा की है, दोबारा आए हैं, दोबारा गाया है, दोबारा रिकॉर्ड हुआ है,
लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और ये आज भी उस लेवल की बात है जी कि जाने वो कैसे लोग थे। तो देव साहब की जो पकड़ थी म्यूजिक पे, वो तो आपने खुद ही कहा कि काला बाजार से लेके आज तक उनके गानों को वो, क्योंकि सिलेक्शन ऐसी करते थे और तसल्ली नहीं करते थे किसी किस्म की, और गाने को उसको चुनते थे जो सिचुएशन के मुताबिक सही होता था। सही होता। वहां कौन है तेरा गाइड में जो गाया गया है, जाएगा कहाँ, वो आज तक मतलब लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आ जाते हैं, बिल्कुल। तो ये वाली जो चीजें उनकी हैं, ये उनका, इसीलिए वो एवरग्रीन है जी। सही बात है सर। गाइड जैसी पिक्चर ना तो बनी है, ना बन सकती ना है, बनेगी। ना बनेगी। बिल्कुल 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 सही कहा। जाने मैंने भी कितनी बार देख ली है, अब कुछ अंदाजा जी नहीं जी है। जब मूड ऑफ होता है गाइड उठा के देख लेते हैं, बिल्कुल। और उसमें कई चीजों के हल मिल जाते हैं जी। जी जी। मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग्स लिखे हैं विजय आनंद साहब ने कि कई चीजों के हल मिल जाते हैं, समझ में आ जाती है कि लाइफ है क्या चीज। लाइफ है क्या, बिल्कुल सही बात। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं रवि भाई। आपके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, मतलब क्रिएटिव परस्यूट्स हैं आपकी। आप कविता, सौंदर्य बोध और संगीत के भी प्रेमी हैं। आपकी इन कलात्मक रुचियों की शुरुआत कैसे हुई? आप कविता का भी एक कंपाइलेशन निकालते हैं जो आप शेयर करते हैं कई सब लोगों के साथ में, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा था जी कि जब कॉलेज डेज थे तो एक हमारी कुछ जो मंडली थी दोस्तों की, उनमें से एक जगदीश बिश्नोई के नाम से थे। हालांकि बिश्नोई थे, लेकिन उनको कविता का शौक था। और वो हंसा भी करते, कहते यार बिश्नोइयों से आप कविता करवा लेते हो। तो वो कविता करते, हम उनको तारीफ करते, तो धीरे धीरे वो कवि बन गए और हम तारीफ करने वाले बन गए। हमें उतना इंटरेस्ट हो गया। और उन दिनों एक कविता पढ़ी थी हमने इकट्ठे बैठ के, उसकी 2 लाइनें यहाँ बड़े संदर्भ में आती हैं। जी सुनाइए। वो लाइनें रमेश रंजक की एक कविता है। उन्होंने कहा कि कविता सी बन गई निगोड़ी, कविता सी बन गई निगोड़ी, पल भर की पहचान तुम्हारी। ओके। तो ये जो फीलिंग थी ना, वो सारी उम्र हम उसको रोज रिफाइन करते रहे। पोइट्री के अलग अलग दौर से गुजरते रहे। फिर मैंने जब मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, तो भी पोइट्री का बहुत शौक रहा। जी। और उसको भी रिफाइन करने की, उसको भी सब्लिमेट करने की इस उम्र में कोशिश की है। कि हालांकि मैं कवि तो नहीं हूँ, मैं लिखता भी नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे कुछ कवि बना दिया है। कवियों को पढ़ के उनकी अच्छी अच्छी कविताओं के मुखड़े लेकर, कपलेट्स लेकर, शायरी लेकर उनको मैं संजोता हूँ। ऐसा मानिए कि रोज 2-3 मैं अपनी शौक के सहेजता हूँ। और उनको फिर हर महीने एक उसका एक संकलन निकालता हूँ। मेरे एक यहाँ मित्र हैं सत्यजीत तालुकदार, उन्होंने उस चीज को संजोने का मेरे मदद करते हैं। और एक इशू हम निकालते हैं। हम इस बार जो भी न्यू ईयर पे निकलेगा वो 57th होगा खुर्शीद साहब। ओके। तो 57th का, और मेरा ये मानना है कि कम से कम 100 तो पूरे करके जाना ही है जी। वाह। रवि भाई, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा। देखिए, किसी शौक को कुछ थोड़े से दिन के लिए परस्यू करना एक जुदा बात है, लेकिन उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपने देवानंद का जो फैन रहे और सोसाइटी चलाई, वो एक अलग जगह है। और ये जो आप क्रिएटिव परस्यूट है आपकी, ये जो कंपाइलेशन आप कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि 57th हो गया और 100 करने वाले हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। आदमी में उफान आता है किसी शौक के प्रति, थोड़े दिन रहता है, फिर जब बाकी मसरूफियात होती है तो आदमी धीरे धीरे उससे दूर हट जाता है। लेकिन आप में ये खूबी है कि आप उसको लगातार उसको चलाते रहते हैं। आपका कंपाइलेशन मैंने भी देखा है, कितनी सुंदर सुंदर उसमें शेर व शायरी भी होती हैं, छोटी छोटी कविताएं भी होती हैं। तो आप इसको, मतलब हमारी तरफ से तो हम यही कह सकते हैं कि आप 100 से भी आगे जाएं।
थैंक यू जी। मैं इस बात को जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इस बात को थोड़ा सा योग से जोड़ूंगा। जी। मैं योग कक्षा में कहा करता हूं कि 3 किस्म की बैटरीज होती हैं। एक तो हम पुराने टाइम के जो सेल डाला करते थे, वो एक फिक्स्ड टाइम के बाद खत्म हो जाते थे। जी 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 बिल्कुल। एक हमारी मोबाइल है जो हमारे हाथ में है, ये हम दिन को जब यूज करते हैं, शाम तक खत्म हो जाता है, रात को फिर लगाते हैं, अगले दिन फिर इसको यूज करते हैं। जी। और तीसरी बैटरी है हमारे व्हीकल में, जो जितना व्हीकल चलता है उतना चार्ज होती रहती है। ओके ओके। हाँ। तो ये तीसरे किस्म की बैटरी जो है वो दीवानों के अंदर होती है। जितना उनको प्रेम मिलता है, जितना लोग पसंद करते हैं, और जितना आगे से वो मिलता रहता है, उनकी बैटरी फिर से रिचार्ज होती रहती है। और मैं तो बिल्कुल। वैसे पंजाबी कम्युनिटी से हूँ, तो गाना है कि पंजाबियों की बैटरी चार्ज रहती है जी। तो मैं ये बिल्कुल सही बैटरी देखो कितने कब तक चलानी है, लेकिन जब तक चलाएंगे तब तक अब जाते जाते अगर आप कहो तो एक संदेश मेरे मन में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बोलो, कोई कविता की पंक्ति हो, कोई संदेश हो, बिल्कुल जी, सुनाइए। मैं वही कह रहा हूँ जी। कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि मैं हमेशा योग क्लास में भी कहा करता हूँ और देवानंद सोसाइटी में भी कहा करता हूँ कि लहजे में उदासी कम होगी। ओके। लहजे में लहजे में उदासी उदासी कम कम होगी, चेहरे पर चमक आ जाएगी। कुछ दिन तो हमारे साथ रहो, बातों में खनक आ जाएगी। वाह बातों में खनक आ जाएगी। खनक आ जाएगी। बिल्कुल। आवाज भी क्या डल होनी चाहिए, आवाज में ही ऊर्जा होनी चाहिए। वो ही आपके अंदर है, ऊर्जा भरी हुई है। जैसे देवानंद साहब में ऊर्जा है, मतलब बंडल ऑफ एनर्जी है वो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बंडल ऑफ एनर्जी है। और चेहरे पे भी जब ऊर्जा होती है तो चेहरे पे भी तेज आ जाता है। चेहरे पे भी आता है जी, बिल्कुल। चेहरे पे भी तेज आ जाता है। हाँ, मैंने आपको कभी वैसे नहीं देखा कि वो खामोश हैं, उदास हैं, ऐसे कभी नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराहट आपके चेहरे पे रहती है। चलिए, बस परमात्मा की दया है जी, बनी रहे। बस बस बस। तो कोई आपको खास जयपुर में पोएटिक या लिटरेरी इनिशिएटिव चल रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई बात ऐसी हो? ऐसा है जी कि कई इस चीजों से जुड़ा हुआ हूं मैं। एक पिंक फेस्ट के नाम से हम एक इसका आर्ट का और कल्चर का करते हैं। फरवरी में मैं उसके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, सत्यजीत के साथ। अच्छा। तो वो फरवरी में है 6, 7, 8 को। और वो 3 दिन का फेस्टिवल होता है, जिसमें बहुत अच्छे बड़े बड़े लेवल के पेंटर्स आते हैं, पोएट्स आते हैं, साहित्यकार आते हैं। अच्छा। तो उसमें अब हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं जी। तो मेरी सबसे एक गुजारिश है कि RIC में 6, 7, 8 फरवरी को जरूर आए, पिंक फेस्ट का आनंद लें। चलिए श्रोताओं, सुन लीजिए, जो जयपुर से हैं या कहीं भी हो, अगर इस पिंक फेस्ट में आप आना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि कामरा साहब आपको याद कर रहे हैं, उसमें जरूर आइएगा, आपको दावत दे रहे हैं वहां आने की। तो अब करीब करीब आखिरी पायदान पर आ गए रवि भाई हम। आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो योग हो, अंगदान हो, या जीवन का पॉजिटिव दृष्टिकोण हो, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी के लिए तो एक ही संदेश है कि अपनी जिंदगी से, अपने आप से प्यार करो। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते तो वास्तव में आप किसी को भी प्यार नहीं कर सकते। अपनी जिंदगी को प्यार करो, जिंदगी अपने आप संवरती जाएगी और आपको लगेगा कि मैं बहुत बेहतर इंसान बनता जा रहा हूं रोज। और यही जवानी का जलवा होना चाहिए। और कहते हैं कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो आप चलेंगे तो आपके साथ जमाना चलेगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो आखिरी सवाल, रोमांसिंग विद लाइफ एट 79, इस जज्बे को एक लाइन में कैसे डिफाइन करना चाहेंगे रवि भाई? एक लाइन में इतनी बड़े कॉन्सेप्ट को
बांधना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब जो कवि लोग होते हैं वो तो एक उसमें ही बात कह जाते हैं। जी जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारा शौक है वो जगजीत सिंह साहब की जो गजल है कि ये जिस्म की बात नहीं है, उनके दिल तक जाना है, दिल तक जाना और है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो वक्त लगता तो है। लगता है। वाह वाह। तो इस वक्त को लगाते रहेंगे आहा, और आपको आहा। एंटरटेन करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू सो मच। ये जगजीत भाई की ये गजल बहुत बहुत ही माकूल है, और आज हाँ जी, जो हाँ जी। आपने कहा है उससे बिल्कुल। तो जी, आप जी। थोड़ा सा तो रवि भाई, आपसे बातचीत सचमुच एक ऐसा अनुभव रही जो प्रेरणा, संवेदना और जीवन के प्रति उत्साह सभी को एक साथ समेटे हुए है। 79 वर्ष की उम्र में भी आपका जो तेज, जो ऊर्जा और जो सकारात्मकता है वह सिद्ध करती है कि जीवन का असली आनंद उम्र में नहीं, मन की रोशनी और सोच की ऊंचाई में बसता है। अंगदान के प्रति आपका समर्पण, कला और संगीत से आपका लगाव और एवरग्रीन देव आनंद सोसाइटी के माध्यम से बना आपका सांस्कृतिक मिशन, इन सब ने आज की इस बातचीत को बेहद खास बना दिया। देवानंद की तरह ही आप भी हमें यही संदेश देते हैं, जिंदगी को मुस्कुरा कर जियो और हर मोड़ पर उससे रोमांस करो। रोमांस बस। रवि जी, रेडियो एसएन हमारे श्रोताओं और मेरी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपके प्यार के लिए आभार। तो और श्रोताओं, हमें सुनते रहिए। एक और दिलचस्प और प्रेरक मुलाकात के साथ जल्दी फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा। छोटी सी हमारी कायनात बन गई।